एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। वेरी रिसेंटली मैं अपना एक बैच स्टार्ट कर रही थी एंड फर्स्ट टाइम मैं उसकी क्लास ले रही थी। मैंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया। हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे अबाउट एनालिटिक्स टूल्स एंड उसके अलावा हमने एक जनरेटिव एआई के बारे में भी बात किया। जनरेटिव एआई को स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे या क्वाइट ऑफन या फिर कभी कभी जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं। टर्न्ड आउट सिर्फ 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एक्चुअली जनरेटिव एआई को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। एंड दिस नंबर वाज शॉकिंग फॉर मी। व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग वही न्यूज़ पे जाके चेक करें, AI will take all the jobs like AI is Thanos. It will snap its fingers and magically all the jobs will disappear. तो कितने लोग पोस्ट करते हैं दैट दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स टू एआई। ऑब्वियसली नॉट टू एन एआई बट अ पर्सन हु नोज हाउ टू यूज इट। एंड इतना एआई के बारे में जितना हाइप है मार्केट के अंदर, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट जस्ट दी हाइप एज वेल, काफ़ी हेल्पफुल ये लोगों के लिए है। स्टिल काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जनरेटिव एआई के बारे में नहीं पता, जिनको प्रॉम्प्टिंग के बारे में नहीं पता, जिनको कैसे अपना काम कराना है, किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कराना है, नहीं पता। एंड इस कोर्स के थ्रू मैं उसी पार्ट को सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के लिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू WS Cube Tech चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंड टू एंड जनरेटिव एआई के बारे में, कैसे हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देके अपने काम करा सकते हैं इफ़ यू आर अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, या फिर आप इसी अम्ब्रेला की किसी भी फील्ड से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कोर्स किसके लिए है, क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है फॉर अ डेटा एनालिस्ट और इवन अ डेटा साइंटिस्ट, एलएम्स कैसे वर्क करते हैं, क्या कैपेबिलिटीज होती हैं एंड लिमिटेशंस होती हैं जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, हमारे आउटपुट को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर हमें आउटपुट चाहिए, किसी डोमेन के स्पेसिफिक हम लोग कैसे अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी टूल्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। देखो, एआई इज गुड टू यूज बट नॉट ऑलवेज सेफ। सो किस वे में वो हम उसे सेफर बना सकते हैं वो हम समझेंगे। कैसे हम लोग डेली वर्क फ्लो, चाहे हम एज ए स्टूडेंट कहीं पे काम कर रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं, बट कैसे रेगुलर यूज के अंदर हम लोग प्रॉम्प्टिंग को या फिर एआई को डे टू डे अपनी यूज के अंदर लेके आ सकें। एंड कैसे आप अपनी खुद की भी एक प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी बना सकते हो, जहाँ पे एंड में अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप रोज इस लाइब्रेरी पे जा सकते हो, अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो और अपना काम करवा सकते हो थोड़े से इटरेशंस के साथ। ये सारी चीज़ें हम आज इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था इज हु इज दिस कोर्स फॉर। So if you're someone who is a data analyst, if you're someone who is a data scientist, if you're someone who is a business analyst, product analyst, marketing analyst, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो जो कि डेटा एनालिस्ट फील्ड में या डेटा साइंटिस्ट फील्ड में एंटर करना चाहते हो, then this course is perfect for you. Even if you're someone who is just curious to learn generative AI and prompting techniques, आप ये कोर्स एंड तक देखिए। चाहे आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड से हो, किसी ना किसी वे में आपको ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स काफ़ी हेल्प करेंगे। सो मेजरली ये कोर्स जो है ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, बट स्टिल इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफिक डोमेन एज वेल, स्टिल इसको देखना काफ़ी ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, समझना टेक्निक्स को समझना भी काफ़ी आसान रहेगा। तो ये था हु इज़ दिस कोर्स फॉर। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पे कि किसी भी डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट या इस अम्ब्रेला में जितनी भी फील्ड्स आती हैं, उन लोगों के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों हेल्पफुल है और क्यों यूजफुल है। देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा के अराउंड काम करते हैं और हमारे लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब भी हमने कोई फॉर्मूला लिखा, कोई क्वेरी लिखी, कोई कोड लगाया और हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, हम उस पर बिना डाउट करे उसे यूज कर लेते हैं और कई बार स्टेक होल्डर्स तक वो नंबर चल जाते हैं। बट व्हाट इफ आपने जो वैल्यू निकाली वो गलत निकली क्योंकि आपने किसी ऐप पे बिना सोचे ट्रस्ट कर लिया। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, नंबर वन। सेकेंड, इसकी इंपॉर्टेंस हुई आप कितने रेगुलर बेसिस पे एज ए डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट डेटा क्लीनिंग में टाइम खराब करते हो या फिर फॉर्मूलाज लिखने में टाइम निकालते हो, क्वेरीज लिखने में। गाइस, वो टाइम चला गया जो 3 साल 4 साल पहले का टाइम था, जब कोई भी कोर्स में एनरोल करता था तो हम उसको टूल्स, हम उसको क्वेरी सिखाते थे, हम उसको बोलते थे कि ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए एज अ कॉन्सेप्ट, और तुम्हारे दिमाग में ये क्वेरी के सिंटेक्स अच्छे से याद होने चाहिए, पाइथन का सिंटेक्स तुम्हें याद होना चाहिए। बट अभी वो समय नहीं रहा।
अब बात सिर्फ और सिर्फ चीज़ें याद रखने की नहीं है, याद आपको होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, लॉजिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, बट अगर आप कहीं से क्वेरी लिखवा लेते हो और आप मेक श्योर कर लेते हो कि वो क्वेरी करेक्ट है आपकी सिनेरियो के हिसाब से, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट. So now it's not just about learning the tools, but now it's also about efficiency and automating your regular tasks as well. And that is why again prompt engineering matters. तो चाहे आपको अपने रेगुलर टास्क को ऑटोमेट कराना हो, किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज कराना हो, करेक्ट रिजल्ट्स चाहिए हो, इंटरव्यूज में हेल्प चाहिए हो, मॉक इंटरव्यूज के अंदर हेल्प चाहिए हो, एआई के थ्रू आपको कम्युनिकेशन सीखना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकती हो विद गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. एंड दैट्स बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. इफ यू डोंट नो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट गाइस, जैसे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी एआई टूल को और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए वो नहीं निकल आता है आउटपुट. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे हम जो काम करवाना चाहते हैं किसी एआई टूल से हम वो करवा सकें. दैट इज व्हाट इट इज इन सिंपल वर्ड्स. तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ डज एन एलएलएम वर्क. देखो एलएलएम की वर्किंग के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज समझ लो. थिंक ऑफ एलएलएम एज अ लाइब्रेरी जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी बुक्स हैं, सारे इंसाइक्लोपीडियाज हैं और उसके पास सारा डेटा है. अब आप गए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसने लाइब्रेरीज में से फटाफट से बुक्स में देखा, डॉक्यूमेंटेशन में देखा और आपको आंसर्स दे दिए. दिस इज वॉट एन एलएलएम इज डूइंग. इट हैज अ सेट ऑफ डेटा विद इट एंड जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में उनके आंसर्स लेके आ पाता है क्योंकि उसको उन लार्ज नंबर ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है. और भी अगर थोड़ा सा बारीकी से हम इन चीज़ों को समझें तो देखो यहाँ पे पहले प्री ट्रेनिंग होती है. प्री ट्रेनिंग के अंदर हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की तरह काम करते हैं जहाँ पे कोई लेबल नहीं दिया जाता, बस बहुत सारा अलग अलग तरीके का डेटा दिया जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो इंसाइक्लोपीडियाज के थ्रू हो, चाहे वो किसी ब्लॉग्स के थ्रू हो, बट बहुत सारा डेटा पे आपके एलएलएम को ट्रेन किया जाता है. सेकंड, उसकी फाइन ट्यूनिंग की जाती है. फाइन ट्यूनिंग का मतलब अब ना वो स्मॉलर डेटा सेट्स के साथ समझेगा चीज़ों को और बेटर आंसर्स देने की कोशिश करेगा. और हम उस केस में इसको सिखा सकते हैं कि कैसे किसी भी टाइप के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और किस टाइप के रिजल्ट्स देने हैं. दैट इज फाइन ट्यूनिंग. तीसरे नंबर पे आता है हमारा RLHF विच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जिसमें रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग क्या होती है वो भी समझना. रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के अंदर होता है जहाँ पे हम रिवॉर्ड करते हैं अच्छे काम पे और बुरे काम पे पॉइंट्स डिडक्ट करते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में मार मार के सिखाना. ठीक है, अच्छा किया है तो प्रेस करेंगे, नहीं किया है तो पॉइंट्स डिडक्ट करेंगे. तो दैट इज व्हाट इवन हियर रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक्स इज कि ह्यूमन रैंक करता है एआई के रिस्पॉन्सेज को. हम भी देखते हैं कि हम कोई चैट जीपीटी या फिर जेमिनी यूज करते हैं, हम थम्स अप या थम्स डाउन देते हैं उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे, वहाँ पे वो रीट्रेन हो रहा है हमारे रिस्पॉन्सेज की वजह से. एंड द मॉडल इज रिवॉर्डेड फॉर गिविंग सेफ, एक्यूरेट एंड हेल्पफुल आंसर्स एज वेल. तो दिस इज होल सिंपली हाउ अ सिंपल एलएलएम वर्क्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस की, क्या क्या कैपेबिलिटीज है वो समझते हैं. हम टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, हम इमेज बनवा सकते हैं, हम वीडियो जनरेट करवा सकते हैं, हम कोड्स लिखवा सकते हैं क्वाइट इजीली. ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. लिमिटेशंस की अगर हम लोग बात करें तो देखो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है दैट एआई टूल्स एक्चुअली हैलुसिनेट द वैल्यूज एज वेल. कई बार एआई के पास वो आंसर नहीं होता है जो कि हमें चाहिए होता है एंड एट दैट टाइम वो हेलुसिनेट करने लग जाता है. हेलुसिनेशन का मतलब हुआ कि वो वैल्यूज को इमेजिन करने लग जाता है जो कि एग्जिस्ट करती भी नहीं है. तो वहाँ पे प्रूफ चेक करना कि वो सही है या नहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो ये एक लिमिटेशन होती है. लिमिटेशंस में एक स्मॉल कॉन्टेक्स्ट एंड लार्ज कॉन्टेक्स्ट भी होता है. स्मॉल कॉन्टेक्स्ट में होता है जनरली कि जहाँ पे कोई भी टूल आपके मैसेज को थोड़े समय के लिए स्टोर करके रख रहा है, यानी उसकी मेमोरी में आपका डेटा थोड़े समय के लिए है और थोड़े टाइम बाद वो चला जाता है. तो अगर मैं जैसे आज मैंने कोई डेटा सेट दिया किसी एआई टूल को और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसने आंसर दे दिया. 4 दिन बाद मैंने पूछा कि व्हाट इज द सेल्स फ्रॉम दिस, तो उसको दिस नहीं पता, अब उसकी मेमोरी से वो जा चुका है, तो उसको आपको वापस से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा. वहीं लार्ज कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डेटा रहता है. तो ये एक छोटा सा लिमिटेशन है, बट अगेन इसको हम लोग ही इम्प्रूव कर सकते हैं बाय गिविंग मोर कॉन्टेक्स्ट विद इन आवर प्रॉम्प्ट्स एज वेल. और लिमिटेशंस हमारे पास क्या होती हैं कि देखो अगेन बहुत सारे ऐसे केस सिनारियोज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वो कई बार एआई नहीं समझ पाता. उसकी वजह से अगेन हमारे पास बैड रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं या फिर इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं.
तो लिमिटेशंस में मैं यही चीज़ बोलूँगी कि वी नीड टू ऑलवेज क्रॉस चेक व्हाट आर द आंसर्स दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर एंड वी कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट इट, बिकॉज़ हर बार हो सकता है कि कई बार हमने प्रॉम्प्ट भी सही दिया हो पर एआई के पास इनफ इन्फॉर्मेशन ना हो और इस केस में उसने हैलुसिनेट कर लिया हो वैल्यूज को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर, जो कि है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना जरूरी है, बुरा प्रॉम्प्ट क्या होता है और अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो भी समझना है यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू ट्रांजिशन इनटू द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, देन WS CubeTech हैज गॉट यू कवर्ड। WS CubeTech ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप AI स्पेशलाइजेशन के साथ सारे टूल्स सीख सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी स्विच करना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी एक प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको मिलेगी इंडस्ट्री लेड लर्निंग, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग कैपस्टोन पे काम कर सकते हैं विद ऑल दी लर्निंग्स जो कि हमने इस कोर्स के अंदर सीखी हो। आपको मिलेगा एक पोर्टल का डेडिकेटेड एक्सेस जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, चीट शीट्स, नोट्स, क्विजेस सब कुछ होगा। 1-on-1 आपको डाउट सॉल्विंग के चांसेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ जैम सेशंस होंगे जहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है उनके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको मिलेगा प्लेसमेंट सपोर्ट भी। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट में स्ट्रगल करते हैं कि हमने कहीं से कोर्स तो कर लिया बट अब प्लेसमेंट का क्या, 3 महीने 4 महीने 6 महीने निकल जाते हैं प्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते, एंड वहीं पे WS CubeTech हैज़ गॉट यू कवर्ड। ज्वाइन कीजिए आर WS Cube's डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस विद AI स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग टेक्निक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक 2 प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रॉम्प्ट नंबर 1 जो मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज सिंपली राइट अ SQL क्वेरी टू कैलकुलेट सेल्स बाय कस्टमर नेम। हमने क्या बोला, एक SQL क्वेरी लिखो जहाँ पे कस्टमर के नेम के बेसिस पे आपको सेल्स मिल जाएंगी। सेकेंड प्रॉम्प्ट है, आई हैव 2 टेबल्स, वन इज ऑर्डर्स अनदर वन इज कस्टमर। ऑर्डर टेबल के अंदर ये डेटा है, कस्टमर टेबल के अंदर ये डेटा है। Now based on this, I want to create a SQL query to calculate total sales by each customer number and customer name. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे आप सिर्फ कस्टमर नेम के बेसिस पे टोटल सेल्स को कैलकुलेट करा रहे हो सकता है उसको ये लगे कि ये एक ही टेबल है जहाँ पे कस्टमर का नाम भी है और सेल्स का कॉलम भी है, बट कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना कि नहीं भाई हमारे पास 2 टेबल्स है, एक ऑर्डर्स का टेबल है, कस्टमर्स का टेबल है, ये कॉलम्स है, ये कॉमन कॉलम्स है। अब इसके बेसिस पे तुम हमें टोटल सेल्स निकाल के दो, किस किस के बेसिस पे, कस्टमर नेम के बेसिस पे भी और कस्टमर नंबर के भी बेसिस पे। क्यों कस्टमर नंबर के बेसिस पे, क्योंकि 2 लोगों का नाम सेम हो सकता है, तो अगर हम जब उनकी सेल्स निकालेंगे तो उनकी ग्रुपिंग साथ में हो जाएगी, तो हमें कस्टमर का नंबर भी चाहिए, नाम भी चाहिए और उसके साथ हमें सेल्स चाहिए। तो ऐसे जो हमारा सेकेंड प्रॉम्प्ट है ये हमें ज़्यादा बेटर एक्यूरेट आंसर्स लेके दे पाएगा देन आवर फर्स्ट प्रॉम्प्ट। एंड लेट्स सी कि अगर मैं ये सेम चीज़ जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखी भी है, इसे मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर जाके मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर। हमारे पास राइट अ SQL क्वेरी टू कैलकुलेट सेल्स बाय कस्टमर्स। ऑल्दो गुड पार्ट इज कि इसने ऑटोमेटिकली कस्टमर्स टेबल को समझ लिया है, ऑर्डर्स टेबल को समझ लिया है, कस्टमर आईडी कॉमन कॉलम बता दिया है और ऑर्डर बाय करके डिसेंडिंग भी लगा दिया है। अब बात करते हैं, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, कस्टमर नेम के बेसिस पे टोटल सेल्स आ रही है, जहाँ पे गलती हमारी खुद की है क्योंकि हमने क्या मांगा है यहाँ पे, कस्टमर नेम के बेसिस पे सेल्स, और 2 कस्टमर्स का सेम नाम हो सकता है जहाँ पे ओवरलैप हो जाएंगी आपकी वैल्यूज, आपके पास गलत रिजल्ट आएंगे। वहीं पे करेक्ट प्रॉम्प्ट देना, जैसे कि द सेकेंड वन, इसको भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं एंड सेकेंड प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। सेकेंड प्रॉम्प्ट भी अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, अब हमने पूरा टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया है, कॉलम्स प्रॉपर्ली बता दिए हैं, जो प्राइस और क्वांटिटी कॉलम है, कॉमन कॉलम जो है वो कस्टमर नंबर एंड ऑर्डर नंबर है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, साथ ही साथ हमने कस्टमर नंबर एंड नेम दोनों बताया है, एज टोटल सेल्स हमने उसका पूरा नाम यहाँ पे बताया है। तो इस करके हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई हैं। साथ ही साथ हमें ये भी ऑप्शंस मिले हैं जहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू 0 है, मान लो किसी कस्टमर की सेल 0 है, तो उस केस में हमारे पास 0 लिखा हुआ आ जाए और लेफ्ट जॉइन हमारे पास लगा हुआ मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग बेटर प्रॉम्प्टिंग के साथ चीज़ों को और बेटर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। सो दिस इज वाई गुड प्रॉम्प्टिंग इज रिक्वायर्ड। एंड वहीं पे आती है अब हमारी नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक समझने से पहले एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है वो समझना, एक अच्छा प्रॉम्प्ट किस तरह से लिख सकते हैं उसको भी समझना। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि रोल असाइन करना, कि किसी भी प्लेटफॉर्म का रोल क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल
चैट जीपीटी से मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने उसको असाइन किया कि यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, और यू आर वर्किंग एज अ सीक्वल डेवलपर, और यू आर वर्किंग एज अ सीक्वल स्पेशलिस्ट, और यू आर वर्किंग एज अ पावर बीआई डैक्स फॉर्मूला स्पेशलिस्ट। ओके, तो ऐसे करके हम कोई भी रोल डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं, टास्क दे सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं कि किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, फॉर्मेट डिफाइन करना चाहिए हमें कि आउटपुट किस तरीके का चाहिए, परसेंट में वैल्यूज चाहिए या फिर कंपैरिजन में वैल्यूज चाहिए, या फिर अगर हमें कोई कोड चाहिए तो उसमें कमेंट्स नहीं होने चाहिए या कमेंट्स होने चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया हो ताकि डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड निकल के आ रहा हो या क्वेरी हमारी स्ट्रक्चर्ड निकल के आ रही हो। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं वो हमें बताने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट को हमारे लिए बनाती हैं। रोल डिफाइन करना, टास्क बताना, कॉन्टेक्स्ट बताना, फॉर्मेट बताना कि किस तरीके का हमें आउटपुट चाहिए, और लास्टली कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना। एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले एक बैड प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आती हूँ, डिफाइन करती हूँ, राइट अ फंक्शन टू क्लीन डेटा। ठीक है, हमने ये सिंपली डिफाइन किया कौन सा फंक्शन, कौन सी लैंग्वेज में फंक्शन पाइथन में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डेटा है, कुछ हमने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया और सिंपली हमने डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। ये पैंडा डेटा फ्रेम को क्लीन करेगा, डुप्लीकेट हटाएगा, व्हाइट स्पेस को ट्रिम करेगा, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेगा, कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक कॉलम्स को टू प्रॉपर टाइम। बट व्हाट अबाउट डेट एंड टाइम? डेट एंड टाइम में कितनी प्रॉब्लम आती है, व्हाइट स्पेसेस की कितनी प्रॉब्लम आती है, नल वैल्यूज है तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में एक अच्छा प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्या हो सकता है उसको भी समझना। एक अच्छा प्रॉम्प्ट यहाँ पे हुआ, यू आर अ पाइथन डेटा इंजीनियर स्पेशलाइजिंग इन पैंडास। आपको पैंडास अच्छे से आते हैं तो आपने रोल डिफाइन किया। सेकंड आया टास्क, राइट अ फंक्शन टू क्लीन कस्टमर ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लीन करना है कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा को। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो मेरे पास एक डेटा फ्रेम है जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है, अमाउंट है, डेट है, प्रोडक्ट टाइप, कॉमन इश्यूज जो कि हैं कि डेट के अंदर कहीं पे वाई वाई MMDD है, कहीं पे DDMMYY है। अमाउंट के आगे हमारे पास डॉलर सिंबल्स हैं और कॉमास भी हैं, मिसिंग कुछ कस्टमर मिसिंग आईडीज भी हैं जो कि हमें एक्चुअली एंटायरली हटा देनी चाहिए। डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आईडीज है जिसकी आप फर्स्ट अकरेंस को रखना, बाद वाली अकरेंस को हटा देना। प्रोडक्ट नेम्स में कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है कैपिटलाइजेशन को लेके, यानी कि नाम सही से नहीं लिखे हुए हैं। कुछ में फॉर्मेट अपर केसेस में है, कुछ में फॉर्मेट लोअर केसेस में है। नेक्स्ट है फॉर्मेट, जिसमें हमने बोला है रिटर्न एज अ सिंगल फंक्शन विद डॉक्स्ट्रिंग, टाइप हिंट्स एंड इनलाइन कमेंट्स एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द स्टेप, यानी कि जिस लाइन में कोड लिखा है वहीं पे हमें कमेंट्स भी मिल जाए ताकि हमारे एक एक स्टेप हमें समझ में आ जाए। क्या कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे? यूज pandas built-in methods, हैंडल एरर ग्रेसफुली एंड डोंट यूज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज बियॉन्ड pandas। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखवाते हैं, आपने अगर देखा होगा, आप लोगों ने अगर ऑफन पाइथन का यूज किया हुआ है तो आपने ये काफी ऑफन देखा भी होगा कि जब हम pandas को यूज करते हैं या कोई भी कोड लिखवाते हैं तो बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी वो साथ में कॉल कर लेता है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें सारा काम pandas से होना जरूरी है, ये हमारा पार्ट है। तो इस केस में अगर मैं इसे यहाँ पे शेयर करती हूँ तो लेट्स गिव इट सम टाइम, और हमारे पास pandas में डेटा फ्रेम डिफाइन होगी, कुछ कमेंट्स यहाँ पे एडेड हैं। वैल्यू हर कोड के साथ आप देख पा रहे हैं हमारे पास इनलाइन कमेंट्स भी है कि ये वाला जो पार्ट है ये मिसिंग रोज को हैंडल करेगा, ये डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस को हटाएगा, बट कीप करेगा फर्स्ट। कीप करेगा फर्स्ट का मतलब कीप फर्स्ट मींस कीप इज अ पैरामीटर जहाँ पे वेदर यू वांट टू कीप द फर्स्ट occurrence of your data or the last occurrence of your data, you can define that कि आप कि जब डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो पहली अकरेंस को रखना है या बाद वाली को रखना है। तो हमने कहा था कि हमें पहली वाली अकरेंस को रखना है, दैट्स व्हाई इट्स कीपिंग द फर्स्ट अकरेंस। हमने नेक्स्ट डिफाइन किया था कि अगर डॉलर जैसे या कॉमा जैसे सिंबल हो तो उसको हटा दिया जाए, जहां पे इसने रिप्लेस फंक्शन का यूज किया है और regex को फॉल्स डिफाइन किया है। देन उसके बाद इस कॉलम को हमने एज ए न्यूमेरिक कॉलम डिक्लेयर किया है, PD2 न्यूमेरिक। एंड देन उसके बाद डेट्स के साथ फॉर्मेटिंग कुछ फिक्स किया है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम में हमने डॉट स्ट्रिप किया, यानी कि पहले तो वाइट स्पेसेस हटाए, लोअर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद टाइटल केसिंग करी। टाइटल केसिंग का मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और लास्ट में रिटर्न कर दिया डेटा फ्रेम को। तो ये पूरा एंड टू एंड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, जो कि हमारे पास आ चुका है, जहाँ पे अगर आप इसे किसी भी डेटा के ऊपर लगाएंगे जहाँ पे ये वैल्यूज हैं, कॉलम्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, विच इज डेट्स, अमाउंट, मिसिंग कस्टमर आईडीज, ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट, ये सारे कॉलम्स हमारे पास हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने ये पूरा पूरा फंक्शन डिफाइन करवाया है और काफी इजीली आंसर आ गया। अब मैं इसके ऊपर रिलाई तो कर सकती हूँ एटलीस्ट। दिस इज व्हाट अ गुड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक इज, जहाँ पे हमारे पास रोल है, टास्क है, कॉन्टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, कॉन्स्टेंट है।
इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं क्विकली, जैसे कि राइट अ क्वेरी टू गेट कस्टमर परचेजेस। ठीक है, ऐसा करके अगर मैं रन करती हूँ तो हमारे पास क्वेरी सीक्वल की आ जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे इसने खुद से इमेजिन कर लिया कि कस्टमर का डेटा है, ऑर्डर्स का डेटा है, और इसके बेसिस पे कस्टमर परचेजेस को कॉल कर पा रहा है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस एंड वेरिएशंस है। बट इससे बेटर अगर मैं कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट यहाँ पे देती हूँ कि मैं पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज कर रही हूँ, जहाँ पे जो मेरा टेबल है कस्टमर्स का, उसमें कस्टमर आईडी, ईमेल, साइन अप डेट और कंट्री है। क्रिएट टेबल किया है परचेजेस का जो टेबल है हमारा, उसके अंदर परचेज आईडी, कस्टमर आईडी, परचेज डेट, अमाउंट एंड स्टेटस गिवन है, जहाँ पे कंप्लीट, रिफंडेड या फिर पेंडिंग भी स्टेटस है। टास्क क्या है, तो हमने स्टार्ट किया विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस बार हमने रोल ना डिफाइन करके सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट किया। टास्क डिफाइन किया कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड कस्टमर्स हु हैव मेड देयर फर्स्ट परचेजेस इन द लास्ट 30 डेज। वो कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने लास्ट 30 दिन के अंदर परचेज करे हैं, जिनके परचेज अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड होने चाहिए, यानी कि स्टेटस की वैल्यू कंप्लीटेड होनी चाहिए, नंबर ऑफ परचेजेस दिखाने हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिखाना है। फॉर्मेट क्या चाहिए कि सीटीईज का यूज करना ताकि इजीली रीडेबल रहे, कमेंट्स को ऐड करना, और जहां जहां पे भी डेट की फिल्टरिंग है वहां पे वेयर क्लॉज को यूज करना। कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हैं कि किसी भी रिफंडेड परचेजेस को नहीं रखना है, टाइम जोन को हैंडल करते हुए चलना है और ऑप्टिमाइज करना है परफॉर्मेंस को, बिकॉज जो क्वेरी है हमारी वो 10 लाख नंबर ऑफ रोज पे चलेंगी। 10 लाख नहीं, 10 मिलियन लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर, 10 मिलियन रोज ऑफ डेटा के ऊपर ये चलेंगी, विच इज इक्वल टू 1 CR। सो इन दिस केस सिनारियो हमें एक क्वेरी चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ पे पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, फिर फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, रोल डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली टास्क डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें एक्चुअली हमें यहाँ पे करवानी है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स को इसी तरह से लिखें, और अगर आप अगर नहीं लिख पाते हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी काम करना है, इतना देर अगर हम प्रॉम्प्ट लगाने में लगाएंगे तो काफी मेरे लिए समय लग जाएगा। बट वही चीज सोचो कि जब तुम्हारे पास ऐसी क्वेरी निकलेगी तो उसको फिक्स करते करते कितना समय चल जाएगा। rather than spending hours in fixing your queries, you can actually just spend a few minutes to write a good prompt to get your answers here, guys. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखें। इसको अगर मैं वापस से सेंड करती हूँ तो हमारे पास अगेन आउटपुट निकल के आ जाएगा, कंसिडरिंग कि पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज करना है कोड लिखने के लिए, और ये हमारे पास टेबल है। एंड अगेन हमारे पास क्वेरी आ चुकी है विद रिस्पेक्ट टू दी कमेंट्स एज वेल, और क्योंकि हमने बोला था कि प्रॉपर सीटीईज का यूज करना है तो हमारे पास प्रॉपर सीटीईज भी आ चुके हैं। एट द एंड दिस इज आवर रिजल्ट। व्हाई दिस क्वेरी वर्क्स, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुके हैं। करेक्ट। अब नेक्स्ट चीज जो कि यहाँ पे आती है वो है कि कितने टाइप्स की प्रॉम्प्टिंग होती है। देखो ऐसे तो अगर मैं डिफाइन करूँ, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग जो कि की जा सकती है। वन शॉट होता है, फ्यू शॉट होता है, रोल बेस्ड होता है, चेन ऑफ थॉट्स होता है, पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग प्रैक्टिसेस जो कि होती हैं, बट हम कुछ स्पेसिफिक वंस जो कि काफी ऑफन यूज की जाती हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग के बारे में। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब हुआ जहां पे आपने डायरेक्टली एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके अपना काम करवा लिया। ऑल्सो द वर्जन ऑफ ChatGPT दैट आई एम यूजिंग इज अ फ्री वर्जन। तो अगर आपके पास भी फ्री वर्जन है, आपके आंसर्स डेफिनेटली मेरे साथ मैच भी करेंगे। एंड कोई भी टूल जो कि मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, वेदर इट इज सीक्वल और जेमिनाई और इवन अ क्लॉड AI एज वेल, इन सब के केस में मैं यहाँ पे बस इतना ध्यान रखूंगी कि ये सारे जो हैं ये फ्री वर्जन को मैं यूज कर रही हूँ, कि जो सारे हैं इन सबको मैं फ्री वर्जन्स की तरह यूज कर रही हूँ, तो दैट आप लोगों को भी हेल्प मिल पाए। नाउ सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग के बारे में। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ प्रॉम्प्टिंग जो कि हम बेसिकली अपने रेगुलर टास्क के लिए करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। मुझे सप्लीमेंट्स जानने हैं, किसके लिए? मेरी स्किन कंसर्न्स के लिए। सो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग ओवर हियर वुड बी व्हाट सप्लीमेंट्स टू टेक for oily skin or for improving oily skin. ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग कि आपने डायरेक्टली अपना कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया जो कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और इट वर्क्स एज वेल कि हमने सिंपली एक इन्फॉर्मेशन जाननी थी कि कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग ऑयली स्किन, और हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट्स निकल के आ गए हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो कि आप डेली बेसिस पे करते रहते हो, एक सजेस्ट मी अ कैप्शन फॉर माय इंस्टाग्राम
or where you are asking for, let's say, any message to be generated for your specific case scenario for an email or even a message to your boss as well, वो एक डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है. सेकंड पे आता है हमारे पास वन शॉट प्रॉम्प्टिंग. वन शॉट प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे क्या होता है? वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में हुआ कि हमने एक एग्जाम्पल दिया और अब हम चाहते हैं उस एग्जाम्पल की बेसिस पे या आगे हमें रिजल्ट्स दे. तो देखो, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में किस तरह से किया जा सकता है. आपने डिफाइन किया कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एक रिजल्ट कॉलम है, या बेसिकली इसमें एक मार्क्स कॉलम है. ठीक है. मार्क्स के बेसिस पे हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वेदर अ स्टूडेंट हैज पास्ड और फेल द एग्जाम, जहाँ पे आपने फंक्शन का नाम लिया, वैल्यू को डिफाइन किया और रिटर्न किया पास या फेल. यानी कि जिन लोगों को पैंडास के बारे में पता है, इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं. हम एलओसी का भी यूज कर सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि इस तरह से आप एग्जाम्पल का यूज करें, यानी कि आप उस मेथड का यूज करें जहाँ पे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करके और उसको कॉलम पे अप्लाई करते हैं. ये वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का एग्जाम्पल है. इसे मैं एक बार को यहाँ पे रन करके भी दिखाती हूँ. तो जहाँ पे बेसिकली हम लोग किसी भी वे में किसी एग्जाम्पल का यूज करें, तो देखो हमारे पास डेटा सेट क्रिएट हो गया, एक फंक्शन बन चुका है जहाँ पे हमारे पास या फेल वैल्यू है और वो अप्लाई हो चुका है मार्क्स वाले कॉलम के ऊपर. उसके बेसिस पे हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा. ये भी हमारे पास आ चुका है. ऑल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे लैम्डा मेथड भी है या फिर मैपिंग भी है, जहाँ पे मैपिंग भी की जा सकती है वैल्यू की. तो इस तरह से हम लोग वन शॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना हो. एग्जाम्पल देना इन सिंपल वर्ड्स कि आपने किसी कोड का एग्जाम्पल ले दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप का यूज करना चाहती हूँ, या किसी क्वेरी का यूज करा आपने, जैसे एसक्यूएल के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि मैं सब क्वेरीज का ही यूज करते हुए, एग्जाम्पल देते हुए कि सब क्वेरी का ही यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ, या सेल्फ जॉइन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहती हूँ. तो उस केस सिनेरियो के अंदर हम वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वी आर ओनली इंक्लूडिंग वन एग्जाम्पल टू गेट द रिजल्ट बेस्ड ऑन आवर डिजायर्ड फॉर्मेट, कि हमारा जो कोड है वो हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर निकल के आए. तो दिस इज वन शॉट प्रॉम्प्टिंग. और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. ठीक है. उसके लिए भी मैं प्रॉम्प्ट लिख के आप लोगों को बताती हूँ. आई नीड यू टू राइट सीक्वल क्वेरी फॉलोइंग दिस पैटर्न. पैटर्न क्या है कि पहला क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कैटेगरी. आपने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट कैटेगरी को, सम वैल्यू बताई और डिफाइन करके ज्वाइन कर दिया. सेकंड क्वेश्चन है एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय कस्टमर सेगमेंट. तो हमने अगेन वही किया कि कस्टमर का सेगमेंट लिया, एवरेज लगाया, डिस्काउंट काउंट लगाया और उसके बेसिस पे ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप बाय करके आउटपुट निकाल लिए. नाउ दो एग्जाम्पल देने के बाद मैं आप चाहती हूँ कि राइट ए सिमिलर क्वेरी फॉर बिजनेस क्वेश्चन, जैसे कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाय यूनिट सोल्ड इन Q1 of 2004. तो यू गेव टू एग्जाम्पल्स ओवर हियर. फ्यू शॉट के अंदर बेसिकली हम एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स देते हैं. इट्स नथिंग मोर देन दैट. सो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए डिफाइन करने के लिए कि मुझे कैसा फॉर्मेटिंग चाहिए, और उसी के बेसिस पे अब मैं यहाँ पे आंसर मांग रही हूँ. तो दिस इज व्हाट अ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इज. ठीक है. जिसमें मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल दिया, इसके बेसिस पे मुझे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है. इसी का एक तरीका डेटा क्लीनिंग के लिए भी आ सकता है. एग्जाम्पल, दिस इज हाउ आई ट्रांसफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसी डेटा. कि ये मेरा तरीका है जैसे कि मैं कैसे डील करती हूँ मेसी डेटा के साथ. पहले मैं डेटा को स्टैंडर्डाइज करती हूँ, जैसे कि कहीं पे अगर एरर्स है तो उनको कोर्स करना, या फिर डेट टाइम के जो फॉर्मेट है उनको फिक्स करना. करेंसी क्लीनिंग, जिस तरह से मैं रिगेक्स का यूज कर सकती हूँ या स्ट्रिंग रिप्लेस का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. और इसी तरह से अपने कैटेगरी को स्टैंडर्डाइज भी करती हूँ, जैसे कि वाइट स्पेसेस हटाना, लोअर केस में कन्वर्ट करना, फिर टाइटल में कन्वर्ट करना. एंड नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप इसी सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करो टू फिक्स फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस एंड प्रोडक्ट कोड्स. एंड अगर इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो बेसिकली मुझे कोड्स मिलने लग जाएंगे, अगेन बेस्ड ऑन जिस तरीके का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये हमारे फोन नंबर्स के लिए हुआ, सेकंड हमारे ईमेल्स के लिए हुआ, और तीसरा हमारे इस मेथड के लिए हुआ. So few shot is used, or one shot and few shots are used in those case scenarios where you want to give an example that this is how I do or this is how I want something, and अब आपको भी उसी तरह से काम करना है. तो this is what one shot and few shot promptings are. नेक्स्ट काइंड ऑफ अ प्रॉम्प्टिंग जो कि हमारे पास आती है और स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, विच इज चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्टिंग. चेन ऑफ थॉट्स के अंदर क्या होता है, जिस तरह से हमारे थॉट्स चलते हैं कि हमने पहले एक चीज सॉल्व करी, फिर दूसरे पे आए, फिर दूसरे पे आए, और उसमें उसके बेसिस पे हमारे कुछ थॉट प्रोसेसेस हैं. एग्जाम्पल, व्हाई डिड आई चूज टू डू दिस एंड नॉट दिस, व्हाई डिड आई चूज टू डू दैट एंड नॉट दैट. सो जो चेन ऑफ थॉट्स हमारे खुद के बनते हैं, वैसे ही प्रॉम्प्टिंग के अंदर भी काम होता है.
कैसे काम होता है चेन ऑफ थॉट्स के अंदर, उसको समझते हैं। देखो, चेन ऑफ थॉट्स के अंदर हम एंड टू एंड आउटपुट चाहते हैं, जिसमें जो भी चीजें की गई हैं थ्रू द योर प्रॉम्प्ट, आपने कोई सीक्वल क्वेरी लिखवाई, क्यों उसने वो पर्टिकुलर मेथड का यूज किया, क्यों उसने उन्हीं टेबल्स का यूज किया, ये आपको सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, राइट नाउ मैंने जो क्वेरी लिखी है वो है, आई नीड हेल्प बिल्डिंग अ सीक्वल क्वेरी, प्लीज थिंक थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सीक्वल क्वेरी बनानी है, स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो, पहले तो बिजनेस क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कस्टमर्स हु परचेज प्रोडक्ट ए बट नेवर परचेज प्रोडक्ट बी इन 2024। ऐसे कस्टमर्स निकालने हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ए तो खरीदा बट प्रोडक्ट बी नहीं खरीदा इन 2024। बिफोर राइटिंग द क्वेरी, हम चाहते हैं कि ये एक्सप्लेन करे कि कौन कौन से टेबल्स चाहिए, हाउ शुड वी ज्वाइन देम विद, व्हाट इज द लॉजिक फॉर ब्रॉट ए, व्हाट इज द लॉजिक फॉर नेवर बाइंग बी। क्या लॉजिक यूज किया जिससे कि ए प्रोडक्ट तो मिल रहा है बट बी नहीं मिल रहा है। Should we use where, having or subquery for the exclusion? Any edge cases to consider? Then provide the query with comments explaining each part. आपने स्केमा दे दिया यहाँ पे कि हमारा जो स्केमा है वो इस तरह से दिखेगा, हमारे पास कस्टमर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर आइटम्स हैं और प्रोडक्ट्स टेबल है। ठीक है, तो क्वेरी भी चाहिए और क्वेरी के पीछे क्यों कोई भी रीजन यूज हुआ है, सब क्वेरी यूज हुई है, वेयर यूज हुआ है, हैविंग यूज हुआ है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चाहिए। इसे जैसे मैं यहाँ पे रन करती हूँ, अगेन हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट क्रिएट होके आएगा जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग मेंशन है। व्हाट टेबल्स डू वी नीड, तो चारों टेबल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर से हमें पता चलेगा कस्टमर एंड रिटर्न दियर डिटेल्स, क्योंकि कस्टमर्स टेबल से हमें पता चलेगा कस्टमर्स के बारे में एंड इट विल रिटर्न दियर डिटेल्स। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है व्हाट टेबल्स डू वी नीड, जहाँ पे सबसे पहले है वी नीड ऑल द 4 टेबल्स। कस्टमर्स क्यों चाहिए, ऑर्डर्स क्यों चाहिए, ऑर्डर आइटम्स क्यों चाहिए, प्रोडक्ट्स क्यों चाहिए, ये हमारे पास मेंशन है। हाउ शुड वी ज्वाइन देम? देखो, सिंपल ज्वाइन है कि कस्टमर्स को पहले ऑर्डर से ज्वाइन करो यूजिंग कस्टमर आईडी टू कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स को फिर ऑर्डर आइटम से ज्वाइन करो यूजिंग ऑर्डर आईडी, फिर ऑर्डर आइटम्स को प्रोडक्ट से ज्वाइन करो यूजिंग प्रोडक्ट आईडी। सिंपल लॉजिक। व्हाट्स द लॉजिक फॉर बाइंग प्रोडक्ट ए, जहाँ पे हम लोग फिल्टर लगाते हैं कि प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट ए होना चाहिए और जो डेट होनी चाहिए वो 1 से 31 तारीख की होनी चाहिए। क्योंकि हमने बोला कि लास्ट 30 दिन के अंदर, आई गेस, सॉरी 2024 के अंदर। तो 2024 के अंदर हमने कंडीशन दे दी कि जो हमारी डेट होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। या फिर आप यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि आई नो फ्रॉम फॉर अ लॉजिक यू कैन ऑल्सो गिव वेयर ईयर का कॉलम एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2024। ठीक है, व्हाट्स लॉजिक फॉर नेवर बॉट प्रोडक्ट ए, हम उस केस में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं देयर आर 0 रोज दैट कस्टमर इन 2024 वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी, दैट इज द क्लासिक एंड टाइप ज्वाइन। ठीक है, अब नॉट एग्जिस्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सब क्वेरी। व्हाई? बिकॉज इट्स क्लियर एंड एक्सप्रेसिव दैट इट नेवर एग्जिस्ट। ओके, व्हाई? क्योंकि हम ये काफी क्लियर एंड एक्सप्रेसिव है इस चीज के लिए कि इन लोगों ने ए तो खरीदा बट बी नहीं खरीदा। इट परफॉर्म्स वेल ऑन लार्ज डेटा सेट। और लेफ्ट जॉइन का जब हम लोग यूज करते हैं और बाद में वेयर इज नल लगाते हैं तो वो नहीं माना जाता है एज वन ऑफ द ऑप्टिमाइज्ड प्रैक्टिसेस जस्ट टू चेक अ वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेकंड टेबल और नॉट। उसके बाद है edge cases to consider. Customer who bought both A and B must be excluded. वो नहीं चाहिए लोग जिन्होंने A और B दोनों खरीदा है। Customer who bought A multiple times should still appear once. कि अगर मान लो मैंने A को 10 बार खरीदा और B को 1 बार खरीदा तो मेरी एंट्री 10 बार नहीं, 1 ही बार होनी चाहिए। Customers with orders outside 2024 should not count, obviously, because हमने filter दिया हुआ है। एंड कस्टमर्स हु नेवर प्लेस एनी ऑर्डर शुड नॉट अपीयर, जिन्होंने आज तक ना तो ए ऑर्डर खरीदा ना बी ऑर्डर खरीदा, वो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। तो फाइनल हमारी सीक्वल जो क्वेरी है जो कि इसके बेसिस पे बनी हुई है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। सो या दिस इज हाउ हम लोग यूज कर सकते हैं चेन ऑफ थॉट्स का, जहाँ पे हमें हमारे एक ही क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। देखो, ये काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के केस सिनारियो के अंदर जिनको ज़्यादा स्किल के बारे में नहीं पता, जो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं स्किल को। और इवन इफ यू आर समवन हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल बट देयर इज अ इंस्टेंस जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ यू नो समवॉट फ्यू टॉपिक्स अबाउट इट। एग्जाम्पल, ये वाला इंस्टेंस ले लो। मान लो मुझे नहीं पता होता कि लेफ्ट जॉइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं और सब क्वेरी क्यों यूज कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से पता चल जाता कि रीजन क्या है हमारा लेफ्ट जॉइन ना यूज करके एग्जिस्ट को यूज करने का। तो चेन ऑफ थॉट के अंदर ना हमें हर स्टेप के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है कि वाई चूजिंग दिस वुड बी मोर बेनिफिशियल, एंड उसकी बेसिस पे जब हमें क्वेरी मिलती है तो हमारे पास आंसर्स होते हैं। कल को मैं भी आंसरेबल हूँ ये क्वेश्चन या ये क्वेरी किसी को डिलीवर करने के लिए।
हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमारे पास आंसर होने चाहिए। तब हम ये नहीं बोल सकते हमने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया था। हमें समझना ज़रूरी है कि हर पॉइंटर को जब हमने यूज़ किया है, हर कंसेप्ट को जब हमने यूज़ किया है, तो वो क्यों यूज़ हुआ है। एंड दैट्स व्हाई चेन ऑफ थॉट्स काफ़ी हेल्पफुल होता है उन सिनेरियोज़ के अंदर जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बट आपको हर लाइन के बाद या हर कोड के सिचुएशन के बाद या चॉइस के बाद एक एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि हमने वो क्यों चूज़ किया। That is what chain of thoughts is all about. Now, moving forward, the next kind of a prompting that we have is role based prompting or persona prompting as well, where you assign AI a persona, जहाँ पे आप AI को assign करते हो कि आपका रोल अब से ये है, आपका रोल SQL डेवलपर का है, आपका रोल सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का है, आपका कंटेंट क्रिएटर का रोल है, एंड देन उसके बेसिस पे आप काम करवाते हो। तो उस केस में हमारे पास पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग आती है। एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। पर्सोना बेस्ड में एक्ट एज अ सीनियर डेटाबेस परफॉर्मेंस इंजीनियर रिव्यूइंग अ जूनियर एनालिस्ट कोड, ये एक तरीका हो सकता है जहाँ पे आपको आपके जूनियर के किसी काम को रिव्यू करवाना है, और उस केस में यू आर आस्किंग इट टू एक्ट एज अ सीनियर डेटाबेस परफॉर्मेंस इंजीनियर। यहाँ पे क्वेरी गिवन है, क्वेरी के लिए हमें ये चीज़ें चेक करनी है कि परफॉर्मेंस इश्यूज क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, पोटेंशियल बग्स या एज केसेस क्या हो सकते हैं, और रीडेबिलिटी को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है। तो ये हमारी क्वेरी है, इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो उसके बेसिस पे हमारे पास आंसर निकल के आएगा। परफॉर्मेंस इशू में इम्प्लिसिट जॉइन सिंटेक्स हैज बीन यूज्ड ओवर हियर, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास काउंट एस्ट्रिक कैन बी मिसलीडिंग, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑफ ऑर्डर आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मिसिंग इंडेक्स कंसिडरेशंस इज देयर, तो हम यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करवा सकते हैं फॉर मोर ऑप्टिमाइजेशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वायलेशंस, यहाँ पे मेक श्योर कर सकते हैं कि ग्रुपिंग बाय नॉन यूनिक फील्ड, जैसे कस्टमर का नाम होता है, कस्टमर का नाम के बेसिस पे अगर हम लोग ग्रुप करते हैं तो आप लोगों को भी पता है ये प्रॉब्लम आ सकती है कि दो लोगों को ऑब्वियसली सेम नेम हो सकता है, एंड जब हम उसको कस्टमर के नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे तो दो लोगों का सेम नेम है वो एक ही में क्लब हो जाएगा। तो वी शुड नॉट बी grouping just by the customer name, but we should be grouping the data by customer ID, and then with respect to that we will be putting the customer name over here. नो स्कीमा क्वालिफिकेशन इज देयर, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पूरा आउटपुट आ चुका है, फाइनल वर्डिक्ट भी आ चुका है। ये प्रोडक्शन सेफ भी नहीं है, इट कैन करेक्ट इनकरेक्ट एग्रीगेशन, इट डजंट स्केल सेफली। तो तीनों हमारे पास वर्डिक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, वेयर इट इज एक्टिंग लाइक अ सीनियर इंजीनियर, सीनियर एसक्यूएल डेटाबेस इंजीनियर, समथिंग लाइक दैट, सीनियर डेटाबेस परफॉर्मेंस इंजीनियर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंजीनियर के लिए हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है। ऐसे कुछ और प्रॉम्प्ट्स भी हमारे पास हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको समझना हो, लेट्स से कोई भी टॉपिक से ग्रुप बाय समझ में तो आ रहा है, बट उसके बेसिस पे हम उसकी एप्लीकेशंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब इस केस में एक प्रॉम्प्ट है जो कि हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कि एक्ट एज अ पेशेंट डेटा एनालिटिक्स इंस्ट्रक्टर, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ओके, and teaching SQL to someone who understand group by well but has never used window functions। हमें क्या यहाँ पे सीखना है बेसिकली कि कैसे कंपेयर करना है ग्रुप बाय को, कि क्या डिफरेंट हो जाता है 3 यूज केसेस जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होते हो, प्रोवाइडिंग अ सिंपल एग्जाम्पल जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सके टूवर्ड्स दी डिफिकल्ट वंस, एंड लास्टली कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ग्रुप बाय। तो ये चीज़ हम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बोला कि नाउ यू एक्ट एज अ डेटा एनालिटिक्स इंस्ट्रक्टर बट हु इज पेशेंट एज वेल, एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। ऑल्सो हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं या तरीका जो एक्सप्लेनेशन का आ रहा है वो काफ़ी लेमन लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। प्लस आप साथ साथ देख भी पा रहे हैं कि हमारी क्वेरी और उसके रिजल्ट, इनिशियली एक डेटा भी दिया गया, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेरी एंड रिजल्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद ग्रुप बाय और मे बी अ वेयर क्लॉज और अ हैविंग क्लॉज, विंडो फंक्शंस एंड ग्रुप बाय, तो उस केस में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस दीज आर सम ऑफ द बेसिक काइंड्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स जो कि आज हमने डिस्कस करी हैं। फर्स्टली वी स्टार्टेड विद वन शॉट, सेकेंड वी टॉक्ड अबाउट फ्यू शॉट, थर्ड हमने डिस्कस किया कि चेन ऑफ थॉट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो को समझने के लिए, किसी क्वेरी को अगर डीबग करना है तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे मिस्टेक हुई है वो समझने के लिए, एंड लास्टली हमने पर्सोना बेस्ड प्रॉम्प्टिंग का बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने ये भी समझा है अभी तक कि एक प्रॉम्प्ट में क्या क्या चाहिए होता है। कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली कोई प्रॉम्प्ट मेंशन करते हो तो आपके रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हो वो नहीं आते हैं, एंड इसीलिए कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कीजिए कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर मेंशन कीजिए।
आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट फॉर्मेट्स को भी। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो हमने जो क्वेश्चन दिया उसका रिजल्ट सही आए, पर रिजल्ट किस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो अब उस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्मेट में चाह रहे हैं हमारे डेटा को, जैसे कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप काफ़ी ज़्यादा डैशबोर्ड से समरीज बनवाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के लिए, राइट? नॉट इन अ कंपनी, क्योंकि वहाँ पे ना हमें नंबर नए ओरिजिनल नंबर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, बट नॉट देयर। बट इफ आई टॉक अबाउट जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो कि प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, वो ऑफन ये करते हैं कि चैट जीपीटी को स्क्रीनशॉट अपलोड कर देते हैं और बोलते हैं कि इसकी एक समरी अच्छी सी बना के हमें दे दो। तो ऐसे केस सिनारियोज के अंदर हमें किस तरीके का आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर हमें नंबर्स को परसेंटेजेस में डिनोट करना है तो वहाँ पे कैसा हम आउटपुट चाहते हैं, इसको समझते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। इसमें सबसे पहला सिनारियो जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, उसको समझना। एक सिंपल सा डेटा है, यहाँ पे रॉ डेटा के अंदर हमारे पास लिखा है जैसे कि जॉन स्मिथ ने बाय किए 3 लैपटॉप्स फॉर $3000 ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, एंड सिमिलरली और लोगों की भी डिटेल्स हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप एक पाइथन डिक्शनरी बना के दें, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस करके हमारे पास एक डिक्शनरी हो, ट्रांजैक्शंस के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो, उस लिस्ट ऑफ वैल्यू में जो पहली डिक्शनरी है वो हो कस्टमर नेम, उसका डिटेल्स, प्रोडक्ट और उसका डिटेल्स, क्वांटिटी उसका डिटेल्स, टोटल अमाउंट उसका डिटेल्स, स्ट्रिंग उसका डिटेल्स एंड यूनिट प्राइस और उसका डिटेल्स। ठीक है, इंश्योर करना है इट्स वैलिड पाइथन दैट आई कैन कॉपी पेस्ट डायरेक्टली इनटू माय स्क्रिप्ट। अब बेसिकली कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसे कोड चाहिए होते हैं जो कि डायरेक्टली हम लोग हमारे पाइथन पे या जुपिटर नोटबुक पे यूज कर सके। तो अब ऐसे केस में इफ आई डू दिस, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ओवर हियर हमारे पास ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कस्टमर की पहली डिटेल, सेकंड कस्टमर्स की डिटेल और थर्ड कस्टमर की डिटेल हमारे पास डिक्शनरी के फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है विद इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ओके, सो क्वाइट इजी इट वाज कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे आउटपुट की एक हमारे पास डिक्शनरी होगी ट्रांजैक्शन नाम का, जिसमें की होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी और उस लिस्ट के अंदर सेट ऑफ डिक्शनरीज होंगी यहाँ पे। तो क्वाइट इजी। अगेन अनदर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि डैक्स के अंदर देखो, हमें पता होता है कि हम ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऑलरेडी ईयर ओवर ईयर का फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ईयर ओवर ईयर ग्रोथ लुक्स लाइक दिस, कि आपने करंट पीरियड के लिए टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर लिया इन अ मेजर, आपने प्रीवियस ईयर्स की सेल के लिए सेम पीरियड लास्ट ईयर लिया और उसके बेसिस पे टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है करंट माइनस प्रीवियस का, तो हमने यहाँ पे ग्रोथ अमाउंट को पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद जब उसको डिवाइड करेंगे वापस से प्रीवियस ईयर की सेल्स से, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए फॉर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। एंड इसी फॉलोइंग मेथड के अंदर हम चाहते हैं कि कोई भी टूल हमारे लिए मंथ ओवर मंथ ग्रोथ को भी कैलकुलेट करे। अब लेट्स जस्ट वेट, एंड आप देखेंगे कि मंथ ओवर मंथ के लिए भी हमारे पास सेल्स आ गए। यहाँ पे पहले टोटल सेल्स ये है, प्रीवियस मंथ की सेल है, प्रीवियस मंथ यहाँ पे यूज किया गया है, ग्रोथ अमाउंट हमारे पास आ चुका है, रिटर्न करके हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू निकाल दी है, जिससे कि हमारे पास मंथ ओवर मंथ ग्रोथ की वैल्यू निकल के आ जाए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जब भी आप डार्क्स के फॉर्मूलाज बना रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट आई ऑफन नोटिस दैट चैट जीपीटी हमें जब भी फॉर्मूलाज बना के देता है डार्क्स के, कई बार उसको पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता होता है। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूंगी कि 4 वीक मूविंग एवरेज बना के दे दे या वीक ओवर वीक ग्रोथ क्रिएट करके दे दे, तो उस केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स गिव इट अ ट्राई दैट फॉलो द सेम फॉर्मेट फॉर, लेट्स से दिस टाइम हम मेंशन करते हैं वीक ओवर वीक। लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई कि वेदर दैट इज स्टिल द प्रॉब्लम और नॉट, बिकॉज आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं इसे, एंड एंटर करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एंड एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम कि देखो, जब हम लोग यहाँ पे वीक ओवर वीक की बात कर रहे हैं, तो जब ये वीक की बात करता है तो -7 days या तो लेते हुए चलता है या -1 वीक रख देता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इट हैज। अगर -1 वीक कर देता है तो वीक नाम का पैरामीटर नहीं होता है डेटा एड के अंदर, और -7 days करता है तो जो आपका एंड ऑफ द ईयर और स्टार्ट ऑफ द ईयर है, वहां पे प्रॉपरली वीक ओवर वीक ग्रोथ ना होके 7 days के वीक चलते हैं। एग्जाम्पल मान लो हमारा जो ईयर है वो वेंसडे को खत्म हो रहा है, तो वो 3 दिन, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो 4 दिन। तो वो उस तरह से 7 दिन को कंपेयर कर रहा होता है, rather देन कंपेयरिंग अ वीक टू वीक।
अब उस केस में आपके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या चाहिए वो यहाँ पे काफी मैटर करेगा, और उसके लिए फिर आपको यहाँ पे कस्टमाइज कराना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग इज नीडेड एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स इज नीडेड, कि हम एंटायरली एआई पे नहीं रिलाई कर सकते हमारे काम कराने के लिए, क्योंकि किसी भी टूल का बेसिक आपको स्टिल पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आपके पास कोई रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं हम उनको क्रॉस चेक या वैलिडेट भी करवाएं। मेक श्योर टू गेट योर आंसर्स वैलिडेटेड। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि हम रिव्यू कैसे करा सकते हैं, उस केस में एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग ना हमारे लिए प्रॉम्प्ट का एक बैंक बना सकते हैं, जहाँ पे वी कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग लाइक दिस कि हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एग्जैक्ट फॉर्मेट, हमें इस पर्टिकुलर सीक्वल क्वेरी के लिए परफॉर्मेंस चेक करनी है, करेक्टनेस चेक करनी है, रीडेबिलिटी चेक करनी है, मेंटेनेबिलिटी चेक करनी है, ओवरऑल रेटिंग ये हमें यहाँ पे देगा, 3 इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स को यहाँ पे देगा, और रिवाइज क्वेरी क्या हो सकती है वो हमें ये बताएगा। अब उस केस में मैं एक काम करती हूँ, MySQL मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, मैं कोई सी भी क्वेरी यहाँ पे लाके रख के देखती हूँ। लेट्स से कोई भी क्वेरी जो कि मैंने यहाँ पे यूज की है, सपोज दिस वन, जहाँ पे मैंने बेसिकली कैलकुलेट किया था एम्प्लॉइज एंड दियर डायरेक्ट मैनेजर्स इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, जहाँ पे आपको भी दिख पा रहा है कि काफी सारी कमी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे लाके रखते हैं कि दिस इज आर क्वेरी, ओके। एंड अब हम इसे रन करते हैं कि ये हमारी क्वेरी है, और इसके बेसिस पे लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। सो दिस इज आवर क्वेरी, यहाँ पे नो सिलेक्ट एवरीथिंग है, तो दैट मीन्स इट्स करेक्ट। Joins are efficient, no Cartesian products. Where clause filters early, no unnecessary distinct is used, तो वो सही है। करेक्टनेस में 3 चीजें ठीक है, एक एज केस में यहाँ पे प्रॉब्लम है, रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह ठीक है जो कि है CTE का, हमने यहाँ पे यूज किया है, बट CTE हमने नहीं यूज किया है, ओके। स्टिल वी हैव गॉट द रिस्पॉन्स दैट वी हैव यूज CTE, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी, नो हार्ड कोडेड वैल्यूज है, मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन्ड है, नो ओवरली कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। सजेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो मैंने जो चीज़ आप लोगों को बोली थी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ओवरलैप हो रहा है, रादर हम लोग यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इज एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इज मैनेजर का फर्स्ट नेम, एम डॉट लास्ट नेम इज मैनेजर का लास्ट नेम, और फिर उस पर ज्वाइन लगाया जाए, वेयर का ना यूज करके ऑन पे लगाया जाए, कि जहाँ पे रिपोर्ट्स टू इज इक्वल्स टू एम डॉट एम्प्लॉय नंबर। तो रादर देन यूजिंग वेयर क्लॉज हम लोग ऑन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्वेरी की जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ जाए, वेयर क्योंकि फिल्टर करके देता है और काफी अर्ली फिल्टरिंग हो जाती है। तो इस केस में ज्यादा बेटर है कि हम इस क्वेरी का यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। इस तरह से हम लोग एक चेकलिस्ट बना सकते हैं टू मेक श्योर दैट ऑल आर क्वेरी आर मोर ऑप्टिमाइज्ड, करेक्ट, मेंटेनेबल। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है गाइज, अगर आप सीख रहे हैं स्किल को, अभी के टाइम पे सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपकी क्वेरी से सिर्फ करेक्ट आंसर्स निकल के आ रहे हो, अभी एक क्वेरी को मेंटेनेबल होना जरूरी है, ऑप्टिमाइज होना जरूरी है, स्केलेबल होना जरूरी है। तो इस केस में यू नीड टू मेक श्योर दैट योर क्वेरी इज एक्चुअली परफेक्ट, और यहाँ पे परफेक्ट करने के लिए आप अगेन AI से हेल्प ले सकते हैं, बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी आंसर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं एक बार को रेफरेंस के लिए क्रॉस चेक जरूर करना। नेक्स्ट, आप इसको किसी KPI को समझने में या किसी मेट्रिक को समझने में भी हेल्प में ले सकते हैं। एग्जाम्पल, सेकंड हमारे पास है यहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारे पास कस्टमर एंगेजमेंट स्कोर है। अब इस टेम्पलेट को यूज करूँ जहाँ पे हमें मेट्रिक का नाम बताना है, उसका एब्रीविएशन क्या होता है, कैटेगरी क्या है, किस ओनर क्या है, और क्रिएटेड डेट क्या है, पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर मेट्रिक का, टारगेट ऑडियंस कौन है, अपडेट फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, डेली है, वीकली है, मंथली है, कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन करना है, सीक्वल क्वेरी एंड दैट्स इफ इट इज एप्लीकेबल। एंड अगर हम इसको यहाँ पे शेयर करते हैं तो उस केस में हमारे पास एक प्रॉपर जिस फॉर्मेट में बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं उसी फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज आने लगेंगी, दैट कस्टमर एंगेजमेंट स्कोर CES इज फॉर रिटेंशन एंड ग्रोथ एनालिटिक्स टीम इसका काफ़ी ऑफन यूज करती हैं, ये आज क्रिएट हुआ है बेसिकली। पर्पस है हाउ एक्टिवली अ कस्टमर इंटरैक्टिंग विद अ प्लेटफॉर्म रिलेटिव टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड विच कस्टमर आर एट रिस्क और डिसएंगेजमेंट। क्वेश्चन है ये समझना कि कस्टमर का एंगेजमेंट कैसा है, हमारे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कितना रिस्क है डिसएंगेजमेंट का, और टारगेट ऑडियंस यहाँ पे ग्रोथ टीम, प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस वाले लोग हो सकते हैं। वीकली अपडेट होना इज एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल। कस्टमर एंगेजमेंट स्कोर इज वेट इंडेक्स कंबाइनिंग परचेज फ्रीक्वेंसी, रीजेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू।
ठीक है, कितना रीसेंसी का मतलब हुआ यहाँ पे कि लास्ट कितने दिन में एक्टिविटी हुई है, परचेज फ्रीक्वेंसी का मतलब लास्ट 90 डेज के अंदर कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, मॉनेटरी वैल्यू टोटल स्पेंड इन द लास्ट 90 डेज। ईच कंपोनेंट इज नॉर्मलाइज्ड इन स्केल्स टू 0 to 100। नॉर्मलाइजेशन नहीं पता यहाँ पे इसको पूछ लो, व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड ओवर हियर। तो नॉर्मलाइज मैं आपको बेसिकली बताती हूँ, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमें 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज पे वेटेज देना है और 2 की यूनिट्स तो सेम है पर तीसरे की यूनिट्स लेट्स से थाउजेंड्स और लाख्स में है। अब जब मैं 40% का उसका वेटेज दूंगी तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। उसको नॉर्मलाइज करना, सिमिलर यूनिट्स के अंदर लेके आना इज व्हाट नॉर्मलाइजेशन बेसिकली, जहाँ पे हम वैल्यूज को 0 to 1 के बीच में इंटरप्रेट कर देते हैं। एंड उसके बेसिस पे हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी भी है, साथ ही साथ हमारे पास डेक्स का मेजर भी है कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर दी है, नॉर्मलाइज भी कर दिया है, वेटेज भी डाल दिया है और आउटपुट भी निकाल दिया है। सो दिस इज हाउ बेसिकली हम किसी टेम्पलेट के बेसिस पे काम करा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा है डेली बेसिस पे ऑफिस में तुम्हारे पास एक कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट है जिस पे तुम काम करवाते हो, तो अपनी एक टेम्पलेट लाइब्रेरी बनवा लो। टुवर्ड्स द एंड उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन के बारे में। देखो, डोमेन स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन आता है उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पे आपको किसी अब डोमेन के अंदर और ज़्यादा अच्छे से समझना है, काम करना है। दिस इज समथिंग जो कि हम डब्ल्यूएस क्यूब में सारी हमारी क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हर टूल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू ट्रांजिशन इनटू द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, देन डब्ल्यूएस क्यूब टेक हैज गॉट यू कवर्ड। डब्ल्यूएस क्यूब टेक ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनका डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पे आप एआई स्पेशलाइजेशन के साथ सारे टूल्स सीख सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको डेटा एनालिटिक्स फील्ड में भी स्विच करना है तो उसके लिए भी ऑलरेडी एक प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको मिलेगी इंडस्ट्री लेड लर्निंग, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग कैपस्टोन पे काम कर सकते हैं विद ऑल दी लर्निंग्स जो कि हमने इस कोर्स के अंदर सीखी हो। आपको मिलेगा एक पोर्टल का डेडिकेटेड एक्सेस जहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, चीट शीट्स, नोट्स, क्विजेस सब कुछ होगा। 1-on-1 आपको डाउट सॉल्विंग के चांसेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ जैम सेशंस होंगे जहाँ पे आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, इंटरव्यू में कैसे आंसर देना है उनके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको मिलेगा प्लेसमेंट सपोर्ट भी। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट में स्ट्रगल करते हैं कि हमने किसी कहीं से कोर्स तो कर लिया बट अब प्लेसमेंट का क्या। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकल जाते हैं प्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते, एंड वहीं पे डब्ल्यूएस क्यूब टेक हैज़ गॉट यू कवर्ड। ज्वाइन कीजिए आर डब्ल्यूएस क्यूब्स डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस विद एआई स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। अब आगे बढ़ते हैं और डोमेन एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जब हम लोग एक्सेल पे सीख रहे होते हैं तो हम लोग एक्सेल से रिलेटेड चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी एडवाइस जो कि मैं काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स को देती हूँ वो ये है कि अगर तुमने कोई भी टॉपिक्स पढ़ ली हैं एक्सेल के अंदर, तो यहीं पे आओ, सिंपली बोलो कि लेट्स से जिस सिंपल लैंग्वेज के अंदर दैट व्हाट यू बेसिकली वांट टू डू। इतना कुछ प्रॉम्प्ट अगर तुम्हें नहीं भी लिखवाना है, यहाँ पे आप आके माइक के अंदर भी बोल सकते हो, जैसे कि अभी मैं बोलने वाली हूँ। I have recently completed my learning on Excel formulas and I have worked upon some logical functions, VLOOKUP, XLOOKUP, index match, and some date and time and textual function including lower, upper, mid, left, right. And now basically I want to work upon these functions. So can you help me create a data set and then one by one gradually ask me a question. After asking me a question, I'll give you the answer in the chat itself. And based on my answer, give me some marks. Based on how accurate my answer is, if I have used the correct references, also suggest if any alternative formulas are there which would be much more efficient. तो अगर हम ऐसा करते हैं और इसी को यहाँ पे अपलोड करते हैं तो यू विल नो दैट टेक्स्ट जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा, आई मीन वॉइस जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अनदर सिंपल अप्रोच जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो और इसी को अगर आप यहाँ पे शेयर भी कर दोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपके पास सबसे पहले डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। प्रैक्टिस डेटा सेट में उसने ABCDEF कॉलम के लिए, देखो यहाँ पे ये मेक श्योर करना कि जिस तरह से कॉलम उसने डिफाइन किए वैसे ही आप लोग अपने एक्सेल शीट पे अप्लाई करें। शीट का नेम दिया है एक प्रोडक्ट्स, ये हमारी सेल्स डेटा है, ये हमारा प्रोडक्ट्स डेटा है। मेक श्योर करना कि शीट्स को इन्हीं नाम से डिक्लेयर करना। पहला क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सिंपल है तो हम लोग कर सकते हैं इजीली दिस डेटा को पेस्ट करके एक्सेल के अंदर। तो इससे आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी आसान बन जाएगी गाइस। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये आप अप्रोच ट्राई करें।
दिस इज फॉर दोज पीपल हु हैव स्टार्टेड लर्निंग. व्हाट इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई अ फॉर्मूला, आप वो करवा सकते हो. आपको एम लैंग्वेज में कोई फॉर्मूला क्रिएट करवाना है कि लेट्स से आई हैव अ कॉलम. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डिफाइन किया कि मेरे पास एक कॉलम है जहाँ पे ड्यूरेशन ना कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं: 2 hours 5 minutes, 23 minutes, 1 minute, 8 hours, 1 hour 22 minutes. और मेरा काम है कि मेरे को इस सारे ड्यूरेशन को सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में कन्वर्ट करना है. बट मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ एम लैंग्वेज इन पावर क्वेरी एडिटर. तो अगर हम इसको शेयर कर देते हैं, इन दिस केस सिनारियो हमारे पास कन्वर्ट होकर वैल्यूज चाहिए कुछ इस तरह से. एम लैंग्वेज में हमारे पास सोल्यूशन है कि टेबल ऐड कॉलम. प्रीवियस स्टेप में हमने ड्यूरेशन और मिनट्स को लिया, वैल्यूज को टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर से हमने सेपरेट किया, मिनट्स को भी टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर से सेपरेट किया. जहाँ जहाँ केस में आवर्स है उनको मल्टीप्लाई किया विद 60 प्लस कर दिया मिनट्स को, और उस तरह से हमारे पास वैल्यूज निकल के आ गई हैं. ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वहाँ पे आवर्स इंटू 60 minutes प्लस मिनट्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे. क्लीनर वर्जन कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो बेसिकली अगर आपके पास 8 घंटे है तो 480 मिनट दिखेंगे. 1 घंटा है तो 60 मिनट्स दिखेंगे. 23 मिनट्स हैं तो 23 मिनट्स ही दिखेंगे. 1 मिनट का 1 मिनट है, और 2 hour 5 minutes का 125 आपके सामने दिखेगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो इस तरह से आप एक्सेल फॉर्मूला, लैंग्वेज के लिए फॉर्मूला इजीली बनवा सकते हैं. सेम गोज फॉर सीक्वल एज वेल गाइस. सीक्वल के केस में भी आप सेम अप्रोच को यूज कर सकते हो. सीखने के लिए तो काफी ऑफन आप यूज कर सकते हो. आस्क इट टू क्रिएट अ इंटरव्यू फ्रेंडली क्वेश्चंस फॉर यू एंड देन यू कैन आंसर इट ओवर हियर इन द चार्ट. एक बहुत अच्छी अप्रोच जो कि मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी विद ईदर ChatGPT और इवन एनी अदर प्लेटफॉर्म, दैट यू कैन गो एंड आस्क इट टू वर्क अपॉन कम्युनिकेशन एज वेल. एग्जाम्पल, हमारे पास वॉइस मोड होता है. वॉइस मोड से हम लोग बात करते हैं. तो वॉइस के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ विद अ न्यू चैट एंड समझते हैं कि कैसे हम लोग कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प ले सकते हैं. सो आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स. फॉर दैट आई नीड योर हेल्प. If you could talk to me or maybe give me, let's have a small portrayal of a scenario where you are acting as an interviewer and calling me for a screening call, and I would be responding to you over here. Act like an interviewer and ask me question. I'll try to give the answers towards the end of the conversation. You can also give me the feedback based on how my communication was. Here, what areas we need to basically focus towards is how I'm communicating, what kind of answers I'm giving, and how are my approach to the answers. Am I being nervous over here? All these kinds of questions are something that I want you to answer towards the end of the call. So let's get started. Absolutely. I'm really glad you're practicing. So let's jump right in. I'll be the interviewer. Hi, this is Alex from Bright Solutions. I just want to thank you for taking the time to speak with me today. If you're ready, I'd like to start by asking you to tell me a bit about your background and what drew you to this role. So my background is that I'm a senior data analyst, and what drove me this role is I was currently looking for jobs, was applying at multiple places where I found opening at your company as well. Thanks for sharing that. So just to dig a little deeper, can you tell me about a specific project or an accomplishment? So guys, you can see कि कैसे हम लोग यहाँ पे easily, मतलब हमें दूसरा बंदा भी नहीं चाहिए. हमारे पेरेंट्स काफ़ी ऑफन बोलते हैं कि अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, लोगों से इंग्लिश में इंटरैक्ट करो. बट प्रॉब्लम यही होती है कि इंग्लिश में बात करने के लिए कोई नहीं होता. दोस्तों से बात करो तो मजाक बनाते हैं. अब ऐसे केसेस में यू कैन यूटिलाइज दीज एआई टूल्स, जहाँ पे यू कैन आस्क इट टू एक्ट लाइक एनी वन एंड आप बात कर सकते हो. ठीक है, आप एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो, आप उसे इंटरव्यूअर बना सकते हो. टेक्निकल राउंड के लिए कोई आपके लिए इंटरव्यू ले रहा है, आप वैसे एक्ट कर सकते हो. इससे आपकी नर्वसनेस से गेट रेड होने में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी. तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन फीचर्स को काफ़ी ऑफन यूज़ कीजिए. देखो, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, सब में हमने काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ों के बारे में बात किया है. चाहे वो हमारे काम जल्दी कराना हो, डेटा सेट्स को क्लीन करवाना हो, चाहे वो कोई क्वेरी लिखवाना हो, फॉर्मूला उसको डीबग कराना हो, किसी फॉर्मेट में आंसर हमें चाहिए, या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है. तो इन सारे केसेस के अंदर आप इजीली किसी भी आई टूल का यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट फर्दर मोर थिंग्स इन डोमेन्स. देखो, हमने बात करी है कि एक्सेल के केस में हम लोग फॉर्मूला लिखवा सकते हैं, एसक्यूएल के केस में हम लोग क्वेरी लिखवा सकते हैं. क्वेरी के केस में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कैसे हम लोग चीज़ों को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं, मेक श्योर करवा सकते हैं कि हमने जो भी क्वेरी दी है वो ऑप्टिमाइज्ड है, वो क्लीन है, मेंटेनेबल है, स्केलेबल है. डैक्स के साथ भी हम लोग सेम चीज़ इंप्लीमेंट करवा सकते हैं.
पाइथन के केस में मैं रिकमेंड करूँगी, अच्छा टूल्स की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेरे केस में जनरली मेरे गो टू टूल्स कौन से हैं, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। सो कॉमेट का मैं काफ़ी ऑफन यूज़ करती हूँ जब मुझे कोई रिसर्च का काम करवाना है, जैसे कि अगर मुझे कोई डेटा सेट्स रिसर्च करवाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कॉमेट का काफ़ी ऑफन यूज़ करती हूँ कि ये मुझे लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ला के देता है या वो लिंक्स ला के देता है जहाँ पे मुझे अच्छे डेटा सेट्स, जहाँ पे 7 से 8 सीएसवी फाइल्स या सीक्वल फाइल्स या बड़े डेटा सेट मिलेंगे, सो दैट आप लोगों के लिए मैं प्रोजेक्ट्स उस पे क्रिएट कर सकूँ। उसके अलावा चैट जीपीटी का मैं बहुत बेसिक कामों के लिए यूज़ करती हूँ, जहाँ पे मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स चाहिए, कोई ईमेल लिखवाना है, कोई मैसेज करवाना है, कोई छोटी-सी लिंक्डइन पोस्ट बनवानी है, तो आई यूज़ चैट जीपीटी फॉर दैट। जेमिनी का नैनो बनाना इमेज जनरेशन के लिए, और स्पेशली मेरे केस में सिंस आई एम नॉट वेरी गुड विद डिज़ाइनिंग। अच्छा, मैं आपको एक यूज़ केस और बताती हूँ जो कि मैं काफ़ी ऑफन यूज़ करती हूँ। मैं डिज़ाइनिंग में अच्छी नहीं हूँ, बट जब मुझे डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं, मुझे ये समझ में आता है कि ये डैशबोर्ड गंदी दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, कलर्स अच्छे नहीं हैं, बट कैसे अच्छा कर सकती हूँ, वो मैं कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो उस केस में आई आस्क्ड जेमिनी कि ये मेरी डैशबोर्ड है, थोड़ा-सा अच्छा इसका फॉर्मेटिंग, कलर्स चेंज करके मुझे दो। और उसके बेसिस पे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वायर फ्रेमिंग में आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। प्लस अगर यू आर अ क्रिएटर एज़ वेल, चाहे आप लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं और आपको कोई कैरोसेल बनाना है, आप काफ़ी अच्छे कैरोसेल्स बनवा सकते हैं थ्रू जेमिनीज़ नैनो बनाना। क्लॉड एआई इज़ वन ऑफ माय गो टू टूल्स, जहाँ पे अगर मुझे किसी भी चीज़ की कोडिंग करवानी है, स्क्रिप्ट्स लिखवानी है, तो उस केस में आई प्रेफर यूजिंग क्लॉड एआई। स्पेशली कोड्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि हम, अगर मैं चैट जीपीटी और क्लॉड के रिस्पॉन्सेज को कंपेयर करूँ, तो चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्सेज देता है वो ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो कि काफ़ी पुराने अब हो चुके हैं। बट वहीं अगर हम क्लॉड की बात करें, तो क्लॉड से जब हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैं किसी नॉन टेक्निकल चीज़ की बात कर रही हूँ, बट टेक्निकल चीज़ की अगर हम बात करें, तो दे आर क्वाइट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और जितने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जितनी थॉरो रिसर्च होती है, जितना ये अपडेटेड टूल है, आई लाइक इट कंपेरेटिवली मोर, जहाँ पे टेक्निकल टूल्स की बात आती है। अगर आप क्लॉड यूज़ करते हैं, तो आपको खुद ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसका यूज़ केस लर्निंग बेस पे नहीं बोलूँगी मैं, जहाँ पे लर्निंग कर रहे हो, वहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर लो। तुम्हारे केस में शायद हो सकता है फ्री भी मिल जाए तुम्हें। जियो यूज़र्स के लिए चैट जीपीटी फ्री है, तो इन टूल्स को आप लोग यूज़ कर ही सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए जेमिनी फ्री है। क्लॉड के केस में तब जाओ जब यू आर इन अ कंपनी और यू आर वर्किंग ऑन एक्सटेंसिव एनालिसिस वर्क, तो उस केस में मैं क्लॉड को रिकमेंड करूँगी। एंड बेसिक लेवल पे बाकी और टूल्स अच्छे हैं, बट एडवांस लेवल पे एडवांस एनालिसिस के लिए आप लोग क्लॉड एआई का यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यूइंग बैक टू डोमेन्स, अगर मैं पाइथन की बात करूँ, तो पाइथन में हम लोग मशीन लर्निंग की स्क्रिप्ट्स जनरेट करवाने के लिए, उनको समझने के लिए काफ़ी ऑफन अगेन चैट जीपीटी या किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, ओके, एक छोटा-सा मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ज़रूर मेंशन कर रही हूँ कि हमने छोटा-सा डेटा सेट जनरेट करवाया, जहाँ पे हमने ईयर्स लिए, प्राइस ली कार की, और कितने किलोमीटर वो कार चली हुई है, कितने अभी ओनर ओनर 0 है, ठीक है? और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। हम बेसिकली क्या चाहते हैं, कल को एक नया डेटा आए तो उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्ट करें लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, यहाँ पे मेंशन है कि लीनियर रिग्रेशन ट्राइज टू फिट अ स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट प्रेडिक्ट्स द टारगेट वेरिएबल, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट का डेटा है तो ये दूसरे पॉइंट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। हमने लाइन की इक्वेशन काफ़ी ऑफन पढ़ी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले यूजिंग ओनली प्रेजेंट प्राइस है, कि पहले हम प्रेजेंट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। विजुअलाइजेशन, इंट्यूशन, विजुअल इंट्यूशन के बारे में मेंशन है, व्हाइल लीनियर रिग्रेशन वर्क्स ओवर हियर मेंशन है, और चाहो तो आप इस केस में आप पाइथन से कोड भी लिखवा सकते हो कि शो फुल पाइथन इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। एंड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास कोड्स भी काफ़ी ईजिली रेडी हो जाएंगे। पाइथन के लिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन अच्छा है कि आप इजीली कोड्स यहाँ से जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप गूगल कोलैब का भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सर्च करें कोलैब, तो कोलैब के केस में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी कुछ महीनों पहले ही नोटिस करी है, कि अगर हम यहाँ पे एक न्यू नोटबुक ओपन करें, तो हमारे पास जेमिनी का टॉगल यहाँ पे आ जाता है नीचे की तरफ, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है जब भी हमें कोड्स लिखवाने हैं तब। एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हाय और इसे रन करवाया, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे कि ठीक है, ये प्रिंट करके हमें पाइथन चलाने तो देगा। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू रन।
मीनवाइल मैं यहाँ पे इसको बोलती हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन का दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट नंबर इज इक्वल्स टू, क्या होगा हमारे केस में, इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर में हम लोग इनपुट लेंगे और आप देख रहे हो कि कैसे पूरा सजेशन मेरे पास यहाँ पे आ चुका है और मैं ये पूरा सजेशन यहाँ तक ले सकती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ लेट्स क्लोज द ब्रैकेट एज वेल। साथ ही साथ हम लोग एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्ट वुड बी इक्वल टू 0। फॉर लूप लगाते हैं कि फॉर, देखो मैंने फॉर को पूरा भी नहीं लिखा और मेरे पास पूरा कोड यहाँ पे निकल के आ गया है और इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट एज वेल। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में फैक्टोरियल को कॉल कराती भी हूँ, आई मीन प्रिंट कराती हूँ, लेट्स रन एंड सी कि क्या आउटपुट मेरे पास निकल के आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल की वैल्यू 0 मत करना, मैं इसको रीरन करती हूँ क्योंकि 0 करने पे सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। लेट्स मेक इट 1। ठीक है, तो लेट्स जस्ट पॉज इट वंस अगेन। ओके, एंड आई जस्ट रीस्टार्ट एंड रन इट कि हम अगर 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे मेंशन करते हैं तो 120 हमारे पास लिख के आ जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे टूल्स का यूज़ करें, ये आपको कोडिंग में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ कंसेप्ट्स को समझने में भी हेल्प करेंगे। जनरली मोटिव ये मत रखना कि कोड कैसे लिखते हैं ये सीखना है, हाँ वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इंडेंटेशन कहीं ना कहीं दिक्कत कर देता है, बट मेजर फोकस ये भी रखना कि लॉजिक्स कैसे बिल्ड करने हैं। तो जिस तरह से आप डोमेन टू डोमेन एआई का यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सेफ्टी के बारे में। देखो, एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में हमने बात किया, हमने ये समझा कि किस तरह से हम लोग हमारा काम बहुत इजीली करा सकते हैं, किसी भी टास्क को ऑटोमेट करवा सकते हैं, फास्टर करवा सकते हैं, कैसे हमारी क्वेरीज को क्रॉस चेक करवा सकते हैं। ये काम सारा करवाना काफ़ी ईजी है। बट अब बात करते हैं कि सेफ्टी के बारे में क्या पॉइंटर्स होते हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। नंबर 1 समझना है यहाँ पे कि हमें कभी भी किसी कस्टमर का नाम, उसके फ़ोन नंबर्स, उसके अकाउंट की डिटेल्स नहीं मेंशन करनी चाहिए अगर आपके डेटा के अंदर वो है, बीइंग समवन हु इज़ वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक है, अगर आपके डेटा के अंदर वो सारी चीज़ें हैं आपको नहीं मेंशन करनी है। आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन करनी है, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मेंशन करनी, क्योंकि अगेन वहाँ पे भी डिटेल्स होती हैं। कोई भी पासवर्ड्स, एपीआईज या उनकी एक्सेस टोकन, सीक्रेट कीज ये मत मेंशन करना अपने कंपनी के किसी भी वे में। कस्टमर का डेटाबेस, रियल अकाउंट्स के आपकी कंपनी के नंबर, आपकी कंपनी की डैशबोर्ड या आपकी कंपनी का इवन एक छोटा सा भी अगर आप स्निपेट लो डेटा का, जो कि पिवट टेबल हो सकती है जिससे कि आपको एक छोटी सी रिपोर्ट बनवानी हो, don't do that. That comes under the case scenario of beyond safety limits. हमारी safety limits के केस में हम इन चीज़ों को नहीं मेंशन करते हैं टू एआई। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको ज़रूर समझना। एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ द अनसेफ कोड। अगर हम यहाँ पे किसी कंपनी का डेटा कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, इसको मैं पॉज कर दीजिए क्योंकि मैंने गलती से शेयर कर दिया। अनसेफ के केस में किसी कस्टमर का डेटा जो कि हमने कस्टमर आईडी, नेम, परचेज अमाउंट मेंशन कर दिया है, जैसे कि ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है, दिस इज नॉट सेफ गाइस। सेफ केस सिनेरियो ये हो सकता है, हेल्प मी अंडरस्टैंड कस्टमर परचेज डेटा, जहाँ पे आपने चीज़ें छुपा रखी हैं, जैसे कस्टमर का नाम की जगह पे आपने कस्टमर ए, कस्टमर बी लिखा हुआ है, एंटरप्राइज या एसएमबी लिखा हुआ है यहाँ पे, और परचेज अमाउंट 1240 एंड 890 है। अभी यहाँ पे कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं हुई है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस तरह से वैल्यूज दे सकते हैं। देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हो बिफोर अपलोडिंग एनी डेटा टू एनी एआई टूल। दैट सबसे पहला क्वेश्चन, इज दिस डेटा पब्लिक और कैन इट बी पब्लिक? क्या जो भी डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक डेटा है या फिर क्या वो पब्लिक हो सकता है? Have I removed all personal identifiers? Have I removed all financial account numbers? Have I removed all credentials or the secrets? Have I used synthetic data instead of real data? Could this data identify a specific individual कि अगर इस डेटा को अपलोड कर दें तो क्या इससे किसी बंदे की इंफॉर्मेशन पता चल सकती है? Is this data covered by NDA और confidentiality agreement? Would I be comfortable with this appearing in AI training data कि अगर AI के ट्रेनिंग डेटा में इसका यूज़ किया जा रहा है, would you be comfortable with this? If you answered no to 1 or yes to 6, 7, 8, don't share it. अगर आपने 1 को नो किया है और 6, 7, 8 का आंसर जो आपके पास है वो yes है, तो इस केस में उसको शेयर मत कीजिएगा। इनके सारे आंसर्स के
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पहले सेल्फ आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ये सारे ट्रू हैं तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं, बट अगर ये पब्लिक डेटा नहीं है तो इन दैट केस डो नॉट अपलोड दिस डेटा टू एनी एआई टूल। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गाइडलाइंस जो कि जनरली हमें फॉलो करनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल। अब इसको समझने के बाद एक चीज़ समझते हैं, डेली वर्कफ्लो के एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो डेली वर्कफ्लोज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लर्निंग कर सकते हैं थ्रू एआई टूल, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस डेटा को समझ सकते हैं। बिजनेस डेटा एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी डेटा सेट है जो कि तुम कागज से नया चूज कर रहे हो, एक्सप्लोर करने में काफ़ी काम आ सकता है। कोई भी एआई टूल, आपने डेटा सेट को अपलोड किया, आपने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, कैसे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इनसे इंपॉर्टेंट कोई भी मैट्रिक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो किसी बिजनेस को हेल्प करेगी। ये सारे राइट क्वेश्चंस पूछना टू एआई विल हेल्प यू अलॉट। केपीआई और मैट्रिक की अंडरस्टैंडिंग, या फिर डीबगिंग कराना हो किसी क्वेरी का, या फिर डेटा सेट ही जनरेट कराना हो किसी सिनेरियो के हिसाब से। अब मार्केट के डेटा सेट के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो, मार्केट के डेटा सेट में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है दैट इन डेटाज में कोई फ्लॉज नहीं होते। तो जब हम इनको एनालाइज करते हैं, जब हम किसी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं निकल के आ पाती है। तो वैल्यू ड्रिवन नहीं होते हैं ये डेटा सेट्स। उस केस में यू कैन आस्क एन एआई टूल टू जनरेट अ डेटा सेट फॉर यू जो कि अब वैल्यू ड्रिवन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने डेली वर्कफ्लोज के अंदर रख सकते हो। बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगेन आप अपने जो वर्किंग फ्लोज उनको डिफाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रोल यू आर करंटली ऑन। लास्टली मैं रिकमेंड करूंगी सभी लोगों को कि एक बार को अपनी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी मेंटेन करके रखो, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत टाइम बचाता है आप लोगों के लिए। मैं अपनी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी को डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। जिसके अंदर हम कैसे डेटा सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वल क्वेरीज को चेक कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, डीबग करवा सकते हैं। सेम चीज गोज फॉर एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन एंड मशीन लर्निंग एज वेल। इन सारी चीज़ों के लिए मैं सेपरेट एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी इस गिटहब का लिंक यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, जहाँ पे इस प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी में सब कुछ होगा। तो इफ़ यू वांट एक्सेस टू दिस यू कैन चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन एंड वहीं पे सब कुछ अपलोडेड होगा। आई होप ये जो एंटायर कोर्स हमने आज डिस्कस किया है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो ये समझने में कि कैसे हम लोग जनरेटिव एआई का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एनालिटिक्स ड्रिवन केस सिनेरियोज के अंदर। एंड इफ नॉट एनालिटिक्स ड्रिवन, स्टिल हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किस तरह से हम लोग सेफली एआई को यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, कैसे हम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, किन किन डोमेन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। इसी के साथ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी एज वेल। So thank you so much everyone for watching this video, and if you found it helpful, do let us know in the comment section and subscribe for more such informative videos.